नमस्कार। दिल्ली की सियासत में ना अचानक से हलचल बहुत तेज हो गई। जी हाँ। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जी हाँ, और इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। और इसके बाद काफी अटकलें लगने लगी। हाँ, और अटकलों के बीच एक नाम उभरा जो थोड़ा चौंकाने वाला था। मतलब दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन। और आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं, जिन्हें कई लोग कोयम्बटूर का वाजपेयी भी कहते हैं। अच्छा, कोयम्बटूर का वाजपेयी। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैं कौन, इनका सफर कैसा रहा है और बीजेपी ने इन्हें क्यों चुना। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक नियुक्ति है, एक खाली पद भरना है, या फिर इसके पीछे 2026 के तमिलनाडु चुनाव और दक्षिण को लेकर कोई बड़ी रणनीति है? यही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये कुर्सी खाली क्यों हुई। मतलब आधिकारिक कारण तो स्वास्थ्य बताया गया। हाँ, आधिकारिक तौर पर तो स्वास्थ्य कारण ही बताया गया है, लेकिन ये भी सच है कि जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल था वो काफी, कह सकते हैं, उथल-पुथल भरा रहा। हाँ, खबरें तो थीं। राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर विपक्ष के साथ उनके तीखे टकराव की खबरें तो लगातार आ ही रही थी। मामला काफी बढ़ गया था, है ना? जी, मामला इतना बड़ा कि विपक्षी दलों की तरफ से महाअभियोग नोटिस यानी पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। और कुछ सूत्रों में तो सरकार के साथ भी उनके थोड़े असहज रिश्तों का जिक्र मिलता है। तो शायद इसीलिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो माहौल थोड़ा शांत कर सके। हाँ, संभव है। ऐसे में एक नए, शायद थोड़े कम टकराव वाले चेहरे की जरूरत महसूस हुई हो। और यहीं पर सीपी राधाकृष्णन की प्रोफाइल वो दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। वो तमिलनाडु के एक प्रभावशाली समुदाय कोंगू वेलाला गौंडर से आते हैं। हाँ, ये समुदाय पश्चिमी तमिलनाडु में कोयम्बटूर के आसपास सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम है। जी, और एक और दिलचस्प बात, राजनीति में आने से पहले वो कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन भी थे। अच्छा। उनका राजनीतिक सफर भी देखिए, कोई छोटा नहीं है। करीब 40 साल का तजुर्बा है। 40 साल? हाँ, वो किशोरावस्था में ही आरएसएस और फिर जनसंघ से जुड़ गए थे, और वो भी उस दौर में जब तमिलनाडु में इनकी कोई खास पकड़ नहीं थी। ये उनके शुरुआती वैचारिक झुकाव को दिखाता है। बिल्कुल। और फिर कोयम्बटूर जैसी सीट जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील मानी जाती है। हाँ, खासकर 1998 के बम धमाकों के बाद। जी, उस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी वो वहां से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। ये उनकी जमीनी पकड़ का सबूत है। सही कहा। और जब वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक बड़ी, मतलब 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा भी निकाली थी। 19,000 किलोमीटर? उसके मुद्दे क्या थे? मुद्दे भी ध्यान देने लायक थे। नदियों को जोड़ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आतंकवाद का विरोध। ये दिखाता है कि वो पार्टी की जो मुख्य विचारधारा है उससे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक अनुभव तो है ही, प्रशासनिक अनुभव भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। जब वो कॉयर बोर्ड के चेयरमैन थे, यानी नारियल जटा उद्योग से जुड़ा जो सरकारी बोर्ड है जी, तो उनके कार्यकाल में नारियल जटाओं का एक्सपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर करीब 2,532 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये उनकी प्रशासनिक क्षमता दिखाता है। अच्छा। और उनका अनुभव सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है। हाँ, और ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी समझ रखते हैं। और ये जो उपनाम आपने बताया, कोयम्बटूर का वाजपेयी, हाँ, इसका क्या मतलब है? ये क्या संकेत देता है? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि ये उपनाम उनकी मिलनसार छवि, सबको साथ लेकर चलने की उनकी जो शैली है उसकी वजह से पड़ा है। अच्छा, वाजपेयी जी की तरह। जी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि थी लोगों से जुड़ने की, संवाद बनाने की, वैसी ही क्षमता इनमें भी देखी जाती है। और शायद यही खूबी इस समय बीजेपी के लिए अहम हो गई है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि बीजेपी ने आखिर सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना? क्या वजह लगती है? देखिए, स्रोत जो बता रहे हैं उसके हिसाब से 3 मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है दक्षिण भारत पर फोकस। बीजेपी अपनी हिंदी पट्टी की पार्टी वाली छवि से बाहर निकलना चाहती है। हाँ, ये कोशिश तो चल रही है। जी, तमिलनाडु और बाकी दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाना, खासकर 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी की बड़ी प्राथमिकता है। तो राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना दक्षिण को एक बड़ा संदेश होगा। और दूसरा कारण शायद उनकी यही वाजपेयी जैसी छवि। बिल्कुल। जैसे हमने बात की धनखड़ के कार्यकाल में जो टकराव दिखा, उसके बाद शायद राज्यसभा को एक ऐसी सभापति की जरूरत महसूस हुई जो विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल बैठा सके, सदन की कार्यवाही आराम से चला सके। हाँ, उनकी मिलनसार छवि इसमें मददगार हो सकती है। और तीसरा कारण?
तीसरा कारण है उनकी विचारधारा के प्रति मजबूत निष्ठा। वो बचपन से ही संघ और फिर बीजेपी से जुड़े रहे हैं। हाँ, ये आपने बताया था। तो पार्टी को लगता है कि वो एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी पार्टी के मूल एजेंडे और विचारों को समझते हैं और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। तो अगर हम आंकड़े देखें, एनडीए के पास बहुमत है तो उनका उपराष्ट्रपति चुना जाना तो लगभग तय ही लग रहा है। हाँ, संख्या बल तो उनके पक्ष में है, निर्वाचन में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली चुनौती तो पद संभालने के बाद शुरू होगी, है ना? निश्चित रूप से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो दिल्ली की जो तीखी राजनीतिक कटुता है उसे कुछ कम कर पाएंगे। क्या वो राज्यसभा के संचालन में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रख पाएंगे, और क्या उनका उपराष्ट्रपति बनना वाकई तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में मदद करेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो अब भविष्य में ही मिलेंगे। जी हाँ, ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सीपी राधाकृष्णन का इस शीर्ष पद तक पहुंचना, ये दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व के लिहाज से तो एक अहम पड़ाव है ही। हाँ बिल्कुल है। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो है संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने और अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठा के बीच संतुलन साधना। ये संतुलन हमेशा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, खासकर आज के दौर में जब क्षेत्रीय आकांक्षाएं और राष्ट्रीय राजनीति के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो इस दोहरी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। हाँ, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।